हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे पीडियाट्रिक नर्सिंग की एमसीक्यूज। 1 से 25 क्वेश्चन तक हमने कल वाले वीडियो में कंप्लीट किया था। इसके आगे वाले क्वेश्चन आज हम पढ़ेंगे। ये क्वेश्चन कल मैं करा चुकी थी। ओके, कौन सा न्यूरल ट्यूब विकृति का उदाहरण है? तो ये मैं आपको बता चुकी थी। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए और बी, दोनों ये। चलिए, क्वेश्चन नंबर 26 है। मेनिंजियोसील सामान्यतः किस जगह पर होता है? थोरोसिक में, लंबोसेक्रल में, सर्वाइकल या ग्रीवा में, केवल लंबार में? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा लंबोसेक्रल में। ओके, क्वेश्चन नंबर 27 है। एक को छोड़कर सभी हाइड्रोसिकास एक मिनट, थोड़ा सा ये समझ नहीं आ रहा क्या लिखा हुआ है। हिंदी में यही तो प्रॉब्लम होती है। हाइड्रोसिफिलिस लिखा हुआ है। ओके, हाइड्रोसिफिलिस। एक मिनट में लिख दे रही हूँ यहाँ पे। हाइड्रोसिफिलिस की विशेषता है सनसेट आई, टेंस बल्जिंग एंटीरियर fontanelle एंड जनरलाइज्ड एडिमा एंड सामान्यीकृत सूजन, हाई पिच क्राई। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्या होगा इसका राइट ऑप्शन? तो ये भी देखने को मिलती है सनसेट आई, और ये टेंस बल्जिंग एंटीरियर fontanelle देखने को मिलता है। हाई पिच क्राई देखने को मिलती है, लेकिन इसमें जनरलाइज एनीमा नहीं देखने को मिलता है। ओके, सामान्यीकृत एनीमा देखने को नहीं मिलता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। ओके, क्वेश्चन नंबर 28 है। जन्म के समय नवजात शिशु की लंबाई कितनी होती है? 70 से 100 सेंटीमीटर, 20 से 30 सेंटीमीटर, 45 से 55 सेंटीमीटर, 70 से 80 सेंटीमीटर। जन्म के समय की बात हुई है, तो ये आपका राइट हो जाएगा 45 to 55 सेंटीमीटर। ओके, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। कौन सा राइट हो जाएगा? सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है। नवजात शिशु में हीमोग्लोबिन का स्तर कितना होता है? 12 ग्राम पर डे, 10 ग्राम %, और 18 ग्राम %, 20 ग्राम %। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, नवजात शिशु के बारे में बात हो रही है तो ये हो जाएगा 18 ग्राम %। ओके, क्वेश्चन नंबर इसका एक ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 30 है। नवजात शिशु की पहली मल की क्या यहाँ पे पहली मल को क्या कहा जाता है? मेकोनियम, लेनिगो, बर्निक्स केसियोसा, सीवम। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा मेकोनियम। ये इजी क्वेश्चन तो है बच्चों, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें स्टार लगा लीजिए, ये हर एग्ज़ाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है।
बहुत पूछा जाता है सभी एग्जाम में, तो इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, नवजात शिशु में हाइपोग्लाइसीमिया का खतरा अधिक होता है, इसका कारण है इमेच्योर ऑफ लंग्स, फेफड़े की अपरिपक्वता, इमेच्योर लीवर, अपरिपक्व लीवर, इमेच्योर किडनीज, अपरिपक्व गुर्दे, इमेच्योर ऑफ इंटेस्टाइन, आंत का अपरिपक्वता। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हाइपोग्लाइसीमिया देखने को मिलता है, तो ये हो जाएगा इमेच्योर लीवर, इसका बी राइट हो जाएगा। ओके, अगर आपका इमेच्योर लीवर इमेच्योर होगा तो इसमें आपका ग्लूकोज का सिंथेसिस नहीं हो पाता है, इसलिए हाइपोग्लाइसीमिया देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 32 है, कौन सा एंटीबॉडी स्थान दुग्ध में बहुतायत में पाया जाता है? IgA, IgE, IgE, IgM। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा IgA। ये वहाँ के दूध में पाया जाता है। और IgA ये आपका प्लेसेंटा को क्रॉस करता है, ये आपके प्लेसेंटा को क्रॉस करता है। ओके, और IgE ये एलर्जी के लिए होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 33 है, नवजात शिशु का कितना वजन कम रहता है जन्म के समय, तब उसे कम वजन के शिशु के नाम से जानते हैं? 3000 ग्राम, 2500 ग्राम, 2000 ग्राम, 1500 ग्राम। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। अगर बेबी का वेट 2500 ग्राम से कम होता है तो इसे LBW के नाम से जानते हैं, लो बर्थ वेट बेबी कहते हैं, कम वजन वाला बच्चे के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, नवजात शिशु में साइलेंट किलर के रूप में जानते हैं? हाइपोग्लाइसीमिया को, हाइपोक्सिया को, एस्फेक्सिया, न्यूनेट्रम एंड हाइपोथर्मिया। ओके, तो किसको जानते हैं? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा नवजात शिशु में हाइपोथर्मिया को साइलेंट किलर के नाम से जाना जाता है। और एडल्ट में जाना जाता है तो किसे जानते हैं? हाइपरटेंशन को जानते हैं, हाइपरटेंशन को जानते हैं एडल्ट में। क्वेश्चन नंबर 35 है, फोटोथेरेपी के दौरान किन अंगों को ढककर रखना चाहिए? फोटोथेरेपी के दौरान किन अंगों को ढककर रखना चाहिए? आइज एंड जेनाइटल एरिया, आँख और जननांग, आई एंड ओरल कैविटी, आई लिखा है यहाँ पे, आई एंड अम्बिलिकल कॉर्ड्स, ओनली जेनाइटल एरिया। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आई एंड जेनाइटल एरिया। जब हम फोटोथेरेपी देते हैं तो बच्चे की आइज़ को कवर कर देते हैं और जेनाइटल एरिया को कवर कर देते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 36 है, मिर्गी एपिलेप्सी वाले बच्चे का प्रबंधन नर्स को नहीं करना चाहिए? क्वेश्चन में पूछा गया है कि एपिलेप्सी को सभी प्रबंधन है, एक नहीं करना चाहिए। लूज द क्लोथ अराउंड द नेक, गर्दन के आसपास के कपड़ों को ढीला करें। एंड बी है आपका रेस्ट्रेंट द चाइल्ड, बच्चे को संयम रखें। प्रोवाइड फ्लैट पोजीशन, बच्चे की फ्लैट पोजीशन प्रोवाइड करें। एंड टर्न हेड वन साइड, एक तरफ सिर घुमाना, सिर को एक तरफ घुमाएं। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा रेस्ट्रेंट द चाइल्ड, बच्चे को संयम करें। ये नहीं किया जाता है कि बाकी सभी किया जाता है, ये भी किया जाता है, ये भी किया जाता है, ये भी किया जाता है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। ओके, क्वेश्चन नंबर 37 है,
कौन सा हिप डिस्प्लेसिया की पहचान के लक्षण हैं? बारवे लक्षण, बार्लो लक्षण, इसमें थोड़ा सा हिंदी से मिस्टेक हो गया, वाले लक्षण और ऑर्टोलानी लक्षण एंड लैंडबर्ग पोजीशन उपयुक्त में से सभी। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। क्वेश्चन नंबर बहुत नीचे, क्वेश्चन नंबर 38 है, बच्चे में कॉमनेस्ट कौन सा फ्रैक्चर पाया जाता है? बताइए बच्चे में कौन सा कॉमन फ्रैक्चर्स पाया जाता है? कौन सा फ्रैक्चर बच्चे में कॉमन होता है ये बताइए। इसका राइट ऑप्शन ये पैथोजेनिक फैक्टर्स, स्ट्रिक्ट या तनाव फ्रैक्चर एंड ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर एंड कोल्स फ्रैक्चर। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। ये बच्चों में मोस्ट कॉमन होता है। कैसे पाया जाता है? तो इसमें ऐसे होता है, जैसे मान लीजिए ये बच्चे का हैंड है, तो एक तरफ की हड्डी टूट जाती है ये, और दूसरी तरफ की हड्डी मुड़ जाती है। इसे ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर के नाम से जानते हैं। एक तरफ की हड्डी टूट जाती है, एक तरफ की हड्डी ऐसे धनुषाकार में मुड़ जाती है, ऐसे ही ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, कौन सी अवस्था में बच्चे का टीकाकरण नहीं कराना चाहिए? कौन सी अवस्था में बच्चे का टीकाकरण नहीं कराना चाहिए? एक्यूट इलनेस विद फीवर, बुखार के साथ तीव्र बीमारी, ल्यूकेमिया या लिम्फोमा हो, या चाइल्ड इज ऑन इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी, बच्चे को इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी चल रही हो। इसका राइट ऑप्शन यहाँ डी है, सॉरी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दी अबव। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। कौन सा राइट हो जाएगा? डी, ऑल ऑफ दी अभी। सभी कंडीशन में बच्चे को टीकाकरण नहीं करना चाहिए। अगर बच्चे को बुखार के साथ तीव्र बीमारी, कोई बीमारी तीव्र बीमारी है, ल्यूकेमिया है, अगर बच्चे को ब्लड कैंसर है या लिम्फोमा है, तो उस कंडीशन में भी नहीं करा रहे हैं। अगर बच्चे को इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी दे रहे हैं तो उस कंडीशन में भी नहीं कराना है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 40 है, सीसा विषाक्तता, बहुत मिस्टेक हो जाता है हिंदी में, सीसा विषाक्तता की गंभीर विषाक्तता लिखा हुआ है यहाँ पे। सीसा विषाक्तता की गंभीर जटिलता कौन सी है? लीवर टॉक्सिटी, लीवर की विषाक्तता, ग्रोथ फेल्यूर, विकास की विफलता, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम, तंत्रिका तंत्र की समस्या, हार्ट फ्लोर, हृदय की विफलता। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्या पूछा है? सीसा विषाक्तता के बारे में पूछा गया है। राइट ऑप्शन हो जाएगा न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम। इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 41 है, भोजन में विटामिन डी की अपर्याप्त सेवन के कारण बच्चों में कौन सी बीमारी होती है? स्कर्वी, ऑस्टियोमलेशिया, रिकेट्स, रतौंधी। तो ये सबसे ज़्यादा बच्चों में क्या देखने को मिलती है? बच्चों में रिकेट्स देखने को मिलता है। इसका राइट ऑप्शन है सी, ऑस्टियोमलेशिया। क्या होता है? ऑस्टियोमलेशिया है ये एडल्ट में देखने को मिलता है, एडल्ट में देखने को मिलता है। एंड ये स्कर्वी है, ये विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है। और रतौंधी है नाइट ब्लाइंडनेस,
ये विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है। इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। ये भी देखिए गलत टाइप हो गया है, सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, नवजात शिशु के गाल के कोने पर टच किया जाता है तो वह अपना सिर उसी दिशा में घुमा लेता है। इस रिफ्लेक्स को क्या कहते हैं? सकिंग रिफ्लेक्स, गैग रिफ्लेक्स, रूटिंग रिफ्लेक्स, टॉनिक नेक रिफ्लेक्स। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा रूटिंग रिफ्लेक्स। इसके बारे में सकिंग रिफ्लेक्स क्या होता है? तो बच्चा जब शक करता है, माँ का दूध पीता है, तो उसे सकिंग रिफ्लेक्स कहते हैं। गैग रिफ्लेक्स ये उल्टी करने वाला रिफ्लेक्स होता है। टॉनिक नेक रिफ्लेक्स में बच्चा जिस तरफ को अपने सिर को अपने मतलब हेड को करता है, उस तरफ अपने हाथ को एक्सटेंड कर लेता है और दूसरी तरफ वाले हाथ को फ्लेक्स कर लेता है। ये होता है। क्वेश्चन नंबर 43 है, आँख को साफ करने की सही दिशा है। ये भी दोस्तों इस वाले क्वेश्चन पे स्टार लगा लीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी कई परीक्षाओं में पूछा गया है। तो इसमें है मिडिल टू आउटर साइड, मध्य से बाहर की तरफ, मिडिल टू इनर साइड, मध्य से अंदर की ओर, इनर कैंथस टू आउटर कैंथस, भीतर कैंथस से बाहरी कैंथस तक, आउटर कैंथस टू इनर कैंथस, आंतरिक कैंथस से बाहरी कैंथस की ओर। ये मैं आपको बता देती हूँ। जैसे ये आपकी आई है, एक मिनट, ये आपकी आई है, ये आपकी आई है। थोड़ा सा बनाने में प्रॉब्लम हो रही है, आपको समझने के लिए बता रही हूँ। तो ये आपका इनर कैंथस है, ये आपका इनर कैंथस है। इनर कैंथस से आउटर कैंथस की ओर हमें साफ करना है। ओके, यहाँ से लेके यहाँ तक के लिए साफ करना है आइस को। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। कौन सा राइट हो जाएगा? सी राइट हो जाएगा इसका, सी राइट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44 है, नवजात काल की अवधि है। नवजात काल की अवधि के बारे में पूछ रहे हैं, तो ये आपको बताना है। नवजात काल की अवधि है तो बर्थ टू 15 डेज, बर्थ टू 21 डेज, बर्थ टू 28 डेज, बर्थ टू 1 ईयर। इसमें इसमें दो अवस्थाएं होती हैं। जैसे हम देखते हैं 0 से 28 ईयर्स को 0 से 28 ईयर्स को कहते हैं। इसमें दो देखने को मिलते हैं। एक होता है अर्ली न्यूनेट, ओके। एक होता है लेट न्यूनेट। इसमें आपको अर्ली होता है, ये 0 से 7 डेज तक का होता है। और ये जो आपका लेट न्यूनेट होता है, ये 7 डेज से 82 डेज का होता है। तो इसमें पूछा गया इसमें पूछा गया न्यूनेट की टाइम पीरियड तो कितना है? ये 0 से 28, बर्थ से 28 दिन होता है। इसका सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, शरीर का कितना तापमान होता है तब हाइपोथर्मिया होने लग जाता है? इक्वल
प्लस 35 डिग्री सेल्सियस 35 डिग्री सेल्सियस के बराबर। बिलो 36.35 डिग्री सेल्सियस, एबव 38.5 डिग्री सेल्सियस, एंड बिटवीन 36.5 टू 37.56 डिग्री सेल्सियस। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, ग्लोब 36.5 डिग्री सेल्सियस के नीचे अगर तापमान होता है तो ये हाइपोथर्मिया को इंडिकेट करता है। इसका राइट ऑप्शन है बी। क्वेश्चन नंबर 46 है, हाइपोथर्मिया से किन बच्चों को सबसे ज़्यादा खतरा होता है? बेबी विथ कंजेनाइटल अबनॉर्मलिटी, जन्म जात असमानता वाला बच्चा, लो बर्थ वेट बेबी, जन्म के समय कम वजन वाले बच्चे, हेल्दी बेबी, स्वस्थ बच्चे, 3.5 kg वेट बेबी एट बर्थ के समय 3.5 किलो वजन से वेट के बच्चे। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा लो बर्थ वेट बेबी बच्चों, इनमें सबसे ज़्यादा हाइपोथर्मिया होने के चांस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है, बच्चे के जन्म के लिए प्रसव कक्ष के लिए अच्छा तापमान कौन सा है? 21 to 24 डिग्री सेल्सियस, 25 to 28 डिग्री सेल्सियस, 28 to 30 डिग्री सेल्सियस, अबव 30 डिग्री सेल्सियस। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 25 to 28 डिग्री सेल्सियस। इस वाले क्वेश्चन में भी स्टार लगा लीजिए बच्चों, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 48 है, कंगारू मदर केयर की सामान्य अवधि है हाफ हावर, 1 हावर, 2 हावर, 3 हावर। तो इसकी 1 हावर बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, क्वेश्चन नंबर 49 है, नवजात बच्चे में लार का गिरना किस बीमारी का संकेत है? ट्रैकियोइसोफेजियल फिस्टुला, गैंग्लियोनिक मेगाकोलिन, एनोरेक्टल विकृति, एंड हिएटल हार्निया। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ट्रैकियोइसोफेजियल फिस्टुला। ये कैसे होता है मैं थोड़ा सा समझा देती हूँ। ये देखिए, जैसे ये आपकी ट्रैकिया है, ये जो ऊपर आपका होता है यहाँ पे होता है एसोफेजियल, कलर से ले लीजिए। यहाँ पे क्या होता है, एसोफेगस होता है आपका, यहाँ पे आपका एसोफेगस होता है, और इसी के यहाँ से ये आपका होता है, ये आपका ट्रैकिया होता है। ओके, ये आपका ट्रैकिया होता है। तो एसोफेगस और ट्रैकिया के बीच में जो अब नॉर्मल ओपनिंग बन जाती है यहाँ पे, उसे क्या कहते हैं, उसे ट्रैकिया एसोफेजियल फिस्टुला के नाम से जानते हैं। ट्रैकिया एसोफेजियल फिस्टुला के नाम से जानते हैं। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। ओके, चलते हैं। और ये
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 50 है, पेरेंटल डक्टस आर्टियोसिस को बंद करने के लिए कौन सी दवाई का उपयोग किया जाता है? पेरेंटल डक्टस आर्टियोसिस को बंद करने के लिए कौन सी दवाई का उपयोग किया जाता है? प्रोस्टाग्लैंडिन का, इंडोमेथासिन का, नॉरएड्रेनालाइन का, यानी कॉर्टिकोस्टेरॉइड का। इसका राइट ऑप्शन है इंडोमेथासिन का उपयोग किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, क्लास पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।